जय हिंद। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। लेसन 2 चैप्टर 2 पढ़ेंगे। क्लास 6 का हम लोग पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री की पूरी बुक पढ़ चुके हैं और क्लास 7 में भी चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं हिस्ट्री का। यदि आप लोग अभी नहीं देखे हैं क्लास 6 की वीडियो, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और ये क्लास 7 का है। शुरू करते हैं हम लोग। राजा और उनके राज्य, इसमें मिडवल हिस्ट्री का दिया गया है क्लास 7 में 700 ईस्वी से लेकर के 1750 ईस्वी तक का इस बुक में दिया गया है। इसका चैप्टर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 हम लोग अब शुरू करते हैं। राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद, 7वीं शताब्दी के बाद का मतलब क्या है? 700 ईस्वी के बाद। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 जो नीचे दिया गया है में उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के प्रमुख राजवंश जो शासन किए थे भारतीय उपमहाद्वीप पर, उनको दिखाया गया है इस मानचित्र में, जिसको हम लोग देखते हैं। और एक रेखा भी यहाँ परिवर्तनशील रेखाएं हैं जो इनके साम्राज्य को विभक्त करती हैं एक दूसरे से। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस एरिया में। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्षेत्र में जिन शासकों का शासन रहा है, इंद्रप्रस्थ नामक स्थान है। ये चहमान है, चहमान वंश। चहमान वंश जो बाद में चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिसके प्रमुख शासक की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। इन्होंने 1168 से 1192 ईस्वी तक शासन किया था। पृथ्वीराज तृतीय इस बुक में लिखा गया है, जिनको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। चहमान वंश के ही थे जो बाद में चौहान के नाम से, चौहान से परिवर्तित होकर के चौहान से प्रसिद्ध हुए। और ये चहमान वंश दिल्ली और अजमेर के आसपास, दिल्ली और अजमेर के आसपास इनका शासन था। दिल्ली और अजमेर के आसपास इनका शासन था चहमान वंश का। यहीं पे उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज है, प्रयागराज है, बनारस है। और ये चंदेल वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश है और परमार वंश। इन सारे एरियो में इन लोगों ने शासन किया था। इसी में उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है, गुजरात, राजस्थान भी इसी में आता है, दिल्ली, अजमेर भी आता है इसी में, और मध्य प्रदेश भी आता है। इन सारे जगहों पर इन राज्यों ने 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक शासन किया। और इधर बंगाल है, बंगाल में पाल वंश है। पहाड़पुर यहाँ दिख रहा है, ये बंगाल का एरिया है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया ये बंगाल का है, जिसमें पाल वंश का शासन था। और इधर जो दिया गया है, इधर ये दक्कन का पठार है, ये देख रहे हैं हम लोग, ये बटा हुआ है। ये दक्कन का पश्चिमी भाग है। दक्कन का पश्चिमी भाग, यहाँ पे
राष्ट्रकूट वंश ने शासन किया था। राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। दक्कन के पहाड़ का पश्चिमी भाग है, हम लोग देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये दक्कन का पठार है। और कलिंग भी, ये देखिए पश्चिमी घाट पे कलिंग है। पूर्वी चालुक्य है, वेंगी वंश जहाँ पर थे। कलिंग के बारे में हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पिछले वर्ष कक्षा 6 की बुक में, कि यहीं पे सम्राट अशोक ने युद्ध किया था कलिंग का, और जहाँ से उन्होंने अपने युद्ध को त्याग दिया था। दक्षिण भारत में हम लोग देखते हैं तो तमिलनाडु एरिया में ये चोल साम्राज्य है। चोल साम्राज्य जो राजकूट थे इनके अधीन थे। राष्ट्रकूट चोल साम्राज्य के अधीन थे, जो बाद में जिन्होंने चोल साम्राज्य की विस्तार किया था। और यहीं में पांड्या है, पांड्यन वंश था और चेर वंश था। पांड्यन वंश की राजधानी मदुरै हुआ करती थी, और यहीं पे कावेरी नदी है, और ये कावेरी नदी का डेल्टा है। यहीं पे ये कई भागों में भी बट गई है कावेरी नदी, और ये कावेरी नदी यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी ही है, ये बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, और यहीं पे डेल्टा भी बनाती है। जैसे गंगा नदी डेल्टा बनाती है, वैसे कावेरी नदी भी यहाँ दक्षिण में, दक्षिण के पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहाँ डेल्टा बनाती है। आगे हम लोग देखते हैं नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामियों, जिनके पास बहुत ज़्यादा जमीन थी, ऐसे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। 7वीं शताब्दी प्रारंभ होते होते ही, आते आते ही इस भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े भूस्वामी, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती थी, वो बड़े भूस्वामी कहलाते थे, और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग उन्हें प्रायः मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। यानी कि राजा लोग क्या करते थे, बड़े भूस्वामियों को और योद्धा सरदारों को मातहत या सामंत बनाते थे अपना, और इन लोगों से, बड़े भूस्वामियों और सरदारों से, जिन्हें ये अपना सामंत या मातहत बनाते थे, इनसे ये उम्मीद करते थे कि वे राजा या स्वामी, राजा को स्वामी भी कह लीजिए, राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं और राजा के दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता भी प्रदान करें। और कभी कभी ये अधिक सत्ता, कौन, जिनको मातहत या सामंत बनाते थे राजा लोग, और ऐसे लोगों को ही उस समय मातहत या सामंत बनाया जाता था जो बड़े भूस्वामी होते थे या योद्धा सरदार होते थे। ऐसे सरदार जो योद्धा होते थे उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे, उन्हें सामंत अपना राजा लोग बनाते थे, और उनसे ये उम्मीद करते थे कि वो उपहार लाएं और दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। परंतु ये सामंत लोग अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर, सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर का अर्थ होता है पूरे मंडल का स्वामी, आदि घोषित कर देते थे। जिनको राजा लोग सामंत बनाते थे, वे जब अधिक सत्ता पा लेते थे तो वे अपने आप को क्या करते थे, महासामंत या महामंडलेश्वर अर्थात पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर दिया करते थे। और कभी कभी ये सामंत लोग अपने स्वामी अर्थात राजा के अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। कभी कभी ये लोग क्या करते थे, सामंत लोग, कि अपने राजा के अधिपत्य से स्वतंत्र होने का दावा करते थे कि हम इनके अधीन नहीं हैं। इसी तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। दक्कन में अभी हम लोग देखे, पश्चिमी दक्कन में राष्ट्रकूट थे, उनका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य, कर्नाटक प्रांत के, कर्नाटक राज्य के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ये दक्कन में कर्नाटक के लोग क्या थे, चालुक्य राजाओं के अधीन थे। राष्ट्रकूट लोग जो दक्कन में रहते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान जिसका नाम था दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। राष्ट्रकूट एक थे जिनका नाम था
दंती दुर्ग, इन्होंने क्या किया, ये अपने चालुक्य राजा के अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इनके अधीन नहीं हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, दोनों में युद्ध हुआ और दंती दुर्ग ने चालुक्य राजा को हराया। युद्ध करके दंती दुर्ग ने चालुक्य राजा को हरा दिया और हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब क्या, यज्ञ किया। चालुक्य राजा को दंती दुर्ग ने हराया और एक अनुष्ठान अर्थात यज्ञ किया, जिसका नाम था, उस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ अर्थात सोने का गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक यानी कि यज्ञ करवाने वाला जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। और जब ये हिरण्यगर्भ नामक जो अनुष्ठान करवाता था, जो यज्ञ करवाता था, जब ब्राह्मणों के माध्यम से ये विधिवत संपन्न किया जाता था तो ये मान लिया जाता था कि याजक जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी अब ये क्षत्रिय के रूप में माना जाएगा, इनको क्षत्रिय ही माना जाएगा, यानी क्षत्रिय मान लिया जाता था, जबकि वो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे तब भी। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, यानी कि अपने बाहुबल का, अपने सैन्य कौशल का भी इस्तेमाल किया। कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए, यानी कि राज्य कायम करने के लिए अपने सैन्य कौशल का यानी शक्ति का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर एक उदाहरण दिया जा रहा है। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण एक नाम के व्यक्ति थे, कदम्ब मयूर शर्मण, और गुर्जर प्रतिहार के हरिचंद्र ब्राह्मण थे। ये दोनों व्यक्ति क्या थे, कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, और जिन्होंने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। इनका परंपरागत पेशा था, ब्राह्मण थे ये। ब्राह्मण का वेदों का पाठ करना और यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करवाना इनका पेशा था ब्राह्मण होते हुए, जबकि इन्होंने उस पेशे को अपने जन्मजात पेशे को त्याग करके शस्त्र अर्थात हथियार को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपना राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। क्रमशः का मतलब क्या है कि कदम्ब मयूर शर्मण ने कर्नाटक में और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ने राजस्थान में अपना सफलतापूर्वक राज्य स्थापित किया। राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों के ने महाराजाधिराज का अर्थ होता है राजाओं के राजा, महाराजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन का अर्थ होता है 3 भुवनों का स्वामी, और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ साथ किसान, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी कि ये नए राजा जो हुए थे, कई नए राजा क्या किए, महाराजाधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्ती की उपाधि धारण किए, परंतु इस भारी भरकम उपाधि धारण करने के साथ साथ वे क्या करते थे, अपने सामंतों, किसानों, व्यापारी, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। किसी को कोई ज़रूरत होती थी तो उनको दान भी दिया करते थे, उनकी मदद भी किया करते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो। आज भी बहुत सारे राजाओं की दी हुई ज़मीन आज भी लोग इस्तेमाल करते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों मतलब उत्पादन करने वाला, किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इन सभी राज्यों में क्या किया जाता था, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। और संसाधन किस रूप में इकट्ठे किए जाते थे, संसाधन इकट्ठे किए जाते थे कर के रूप में।
इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। इन लोगों को जो उत्पाद करते थे उनसे कर के रूप में एक हिस्सा को त्यागने के लिए मनाया जाता था, और नहीं मानते थे तो इनको बाध्य भी किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, यानी कि इन हिस्से को लगान या कर मानकर वसूल किया जाता था। जो भी वहाँ के कृषक, पशुपालक या कारीगर थे या उत्पादन करने वाले थे, उनसे कर या लगान के रूप में एक हिस्सा वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था, और जो कर या लगान लेता था वो या ऐसा दावा करता था कि वो उनका भूस्वामी है। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। राजस्व उस समय व्यापारी लोग जो व्यापार करते थे, वस्तुओं को बेचते या खरीदते थे, उनसे भी कर लिया जाता था। 400 कर 400 कर के बारे में हम लोग देखते हैं। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में तमिलनाडु का चोल वंश का जो अभिलेख मिला हुआ है, उसमें विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। यानी कि इस तमिलनाडु के अभिलेख में 400 से ज़्यादा करों का उल्लेख दिया गया है। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी। जो वेट्टी का अर्थ होता है जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमई यानी कि भू राजस्व। कदमई का मतलब भू राजस्व है। थे जो महत्वपूर्ण जो कर थे वे जबरन श्रम और कदमई नामक ये महत्वपूर्ण कर थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। मकान पर छाजन डालने अर्थात मकान पर छप्पर या छत डालने के लिए भी कर लगता था। खजूर या पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी लगने वाला कर का उल्लेख इसमें किया गया है कि चोल वंश में, तमिलनाडु राज्य में चोल वंश का शासन था, उस समय ये कर लगते थे। खजूर या ताड़ के पेड़ पर अगर चढ़ने के लिए आप सीढ़ी का इस्तेमाल करते थे, तब भी आपको कर देना पड़ता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी कर देना पड़ता था। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार यानी कि वरासत वगैरह कराने के लिए, जिसे आज हम लोग वरासत कहते हैं, उसके लिए भी कर देने पड़ते थे इत्यादि का उल्लेख मिलता है। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे और ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो कर लिया जाता था इन लोगों से, वे संसाधन क्या होते थे, राजा का वित्तीय आधार बनते थे। और इन करों का जो वित्तीय पूंजी इकट्ठा होती थी कर या लगान के रूप में, इनका मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में प्रयोग होता था, इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल किए जाते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। और इन संसाधनों का अर्थात इनसे जो पूंजी इकट्ठा होती थी, उनका इस्तेमाल ऐसी जगह भी किया जाता था जहां ऐसी संभावनाएं हों कि लूट की शक्ल में धन मिले या जमीन मिले या व्यापारिक मार्गों को प्रयोग करने की संभावनाएं मिले। तो ऐसी जगहों पर युद्ध भी किए जाते थे इनको प्राप्त करने के लिए। व्यापारिक मार्गों पर हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे, पिछले वर्ष, कि व्यापारिक मार्गों पर इसलिए लोग ज़्यादा सत्ता हासिल करना चाहते थे क्योंकि व्यापारिक मार्गों पर ये कर लगाते थे ये लोग, और उससे कर और उपहार भी मिलता था। और साथ ही ये लोग उसके बदले में, कर और उपहार के बदले में, अपने क्षेत्र से जाने वाले व्यापारियों को चोर, लुटेरों और डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करते थे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः
प्रभावशाली परिवार के बीच से ही की जाती थी। राजस्व वसूली के लिए जो जिन पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी वह सामान्यतः प्रभावशाली व्यक्ति यानी कि जिन प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति के ही बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। और ये पद वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। यानी कि राजा के निकट संबंधी जो होते थे सेना में मेन पदों पर ज्यादातर वही लोग रखे जाते थे जो राजा के निकट संबंधी होते थे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों के बारे में प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दतः सत्य नहीं भी हो सकते थे। प्रशस्तियां का मतलब होता है प्रशंसा। इसमें कहा जा रहा है कि प्रशस्तियों में ऐसे शब्द भी होते थे जो संभवतः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। यानी कि शासक जैसा दर्शाना चाहते थे, खुद को जैसा दिखाना चाहते थे, वैसा ही प्रशस्तियों में लिखा जाता था। मिसाल के लिए उनके लिए सदुपयोग होते थे सूरवीर, विजयी योद्धा के रूप में इन शब्दों का प्रयोग होता था प्रशस्तियों में। और ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। विद्वान ब्राह्मणों ने प्रशस्तियों का रचा था। सम्राट की प्रशंसा के लिए प्रशस्तियां लिखवाते थे, ये ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। ब्राह्मण लोग प्रशासन में भी मदद किया करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट की उपलब्धियां हम लोग देखते हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। हम लोगों ने भी पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे प्रशस्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में एक लिखी गई है, ग्वालियर नामक स्थान है मध्य प्रदेश राज्य में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट, प्रतिहार वंश के राजा थे, नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। ग्वालियर नामक स्थान पर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है वहां पे एक प्रशस्ति मिली है जिसमें प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। और क्या किया गया है, क्या वर्णन किया गया है, ये नीचे दिया गया है कि आंध्र सैंधव अर्थात सिंध, विदर्भ अर्थात महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, तो कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो कौन राजकुमार थे? प्रतिहार नरेश नागभट्ट। इसमें कहा जा रहा है कि प्रतिहार नरेश नागभट्ट जब राजकुमार थे तभी इन राज्यों के राजा उनके सामने धराशायी हो गए। और उन्होंने अर्थात नागभट्ट ने, प्रतिहार के राजा नागभट्ट ने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी विजित किया, अर्थात उनको भी जीत लिया, उनको हरा दिया, कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को भी। और उन्होंने मतलब नागभट्ट ने वंग बंगाल का हिस्सा था, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी थे, तुर्क थे, वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर प्रदेश के राज्य राजाओं को पराजित किया। इन सारे राजाओं को भी नागभट्ट ने पराजित किया। इतने राजाओं को नागभट्ट ने पराजित किया, ऐसा ग्वालियर अभिलेख में लिखा गया है। ग्वालियर के प्रशस्ति अभिलेख में लिखा गया है, जो संस्कृत में लिखी गई है। प्रायः राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि दान से पुरस्कृत करते थे। राजा लोग ब्राह्मणों को प्रायः भूमि दान से पुरस्कृत किया करते थे, उनको दान में भूमि दिया करते थे। और ये भूमि दान ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ताम्र पत्रों पर अभिलिखित करके ब्राह्मणों को राजा लोग दान के रूप में पुरस्कृत करते थे। यहाँ पे कुछ ताम्र पत्रों का चित्र दिया गया है।
यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये ताम्रपत्रों पर क्या किया जाता था, प्रमाणित करने के लिए मुहर भी लगा दिया जाता था, जिससे ये प्रमाणित होता था कि ये प्रमाणित डॉक्यूमेंट या दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? भूमि के साथ जब इनको भूमि दिया जाता था दान में, तो क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। यहाँ पे तमिल भाग के भूमि अनुदान का चोलों के शासनकाल का, चोल शासकों के शासनकाल का एक भूमि अनुदान का तमिल भाग का अंश है, जिसमें क्या लिखा रहता था जब ये लोग भूमि दान देते थे? तो हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। ये लोग क्या करते थे? मेड़े बनाकर कांटेदार झाड़ियां भी बना करके भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर देते थे। और इस भूमि पर ये चीजें हैं, इस भूमि पर, इस पर, उसमें दस्तावेज में ये भी लिखा जाता था कि ये इस भूमि पर क्या क्या है। तो इसमें लिखा गया इस भूमि पर क्या क्या चीजें हैं। इस भूमि पर ये चीजें हैं: फलादार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार अर्थात अन्न का भंडार, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। ये चीजें, जो जमीन, जिस जमीन के बारे में ये लिखा जा रहा है, उस जमीन पर ये चीजें उपलब्ध हैं, ये इस दस्तावेज में लिखा रहता था। और इसके बाद फिर लिखा रहता था कि ये, जिसे यह जमीन मिलती है, जिसे यह जमीन दिया जा रहा है, वह इससे कर वसूली कर सकता है। अब उसके अधिकार दिए जा रहे हैं कि वो क्या कर सकता है। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का निर्माण हो। ये सारी चीजें उस अभिलेख में लिख दिया जाता था, उस दस्तावेज में लिख दिया जाता था, जिस दस्तावेज में भूमि को देने का विवरण रहता था। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की रचना भी रचा गया। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, जिसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ है। 12वीं सदी में एक संस्कृत में एक काव्य रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है, यानी कश्मीर का इतिहास दर्ज है। और इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार ने लिखा था। और कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए, कल्हड़ ने क्या लिखा था? कल्हड़ ने, यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, हमें लग रहा है राजतरंगिणी लिखा था, जिसमें कश्मीर का, कल्हड़ की एक पुस्तक थी राजतरंगिणी। राजतरंगिणी नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था कल्हड़ ने, जिसमें कश्मीर का इतिहास दर्ज है।
यहाँ शायद इसी राज तरंगड़ी की ही बात हो रही है। शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षों। और ये इस पुस्तक में जो क्या लिखते थे, कल्हड़ जो लिखते थे प्रशस्तियों के विपरीत था, यानी कि ये आलोचनात्मक रुख अपनाते थे। ये राजाओं की आलोचना करते थे, यानी कि उनकी गलत आदतें जो रहती थी या उनका जो गलत स्वभाव रहता था, गलत कृत्य जो रहता था, उनकी आलोचना के रूप में ये दिखलाते थे। इसीलिए 12वीं सदी का यह एक असाधारण ग्रंथ कहा गया है। धन के लिए युद्ध। धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था, यानी कि प्रत्येक राजा का कि वंश का आधार, शासन का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। कोई मध्य भारत का था, कोई दक्षिण भारत का, कोई सिंध प्रांत का। ऐसे ही उनके क्षेत्र बटे हुए थे कि जिस क्षेत्र में वो शासन करते थे वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। वे दूसरे क्षेत्रों को भी अपने कब्जे में करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गंगा घाटी के क्षेत्र में एक कन्नौज नगर था विशेष। गुर्जर प्रतिहार, और इस कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। क्योंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, ये तीनों शासक कन्नौज पर शासन करने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे और ये काफ़ी लंबे समय तक एक दूसरे से लड़ते रहे। क्योंकि इस लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। इसमें देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के तीनों के बारे में हम लोग मानचित्र में देखते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पर है कन्नौज, यहाँ पर कन्नौज है। यहाँ पर ये दिया गया है कन्नौज। ये कन्नौज है और यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश, और यहाँ बंगाल में पाल वंश, और ये राष्ट्रकूट। ये तीनों लोग क्या करते थे, कन्नौज पर शासन करने के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ किया करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। इसीलिए ये लंबी लड़ाई चली, इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कह के संबोधित किया है। आगे हम लोग देखते हैं शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। शासक लोग क्या करते थे, बड़े मंदिरों, अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया करते थे। इसीलिए जब वो एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, प्रायः मंदिरों को भी तोड़ फोड़ दिया करते थे जब एक दूसरे के राज्य पर ये हमला किया करते थे। तो जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, ऐसे मंदिरों को ये लोग निशाना बनाते थे राजा लोग। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। अफगानिस्तान प्रांत का में एक स्थान है गजनी, वहाँ से आया हुआ था महमूद, जिसे महमूद गजनवी के नाम से हम लोग जानते हैं। महमूद ऐसा ही एक शासक था, उसने अर्थात महमूद गजनवी ने
धार्मिक पूर्वग्रह से प्रेरित होकर भारतीय उपमहाद्वीप पर अर्थात भारत पर 17 बार हमला किया। और ये हमला 1000 ईस्वी से लेकर 1025 ईस्वी के बीच में महमूद ने 17 बार भारत पर, भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया। और उसने महमूद गजनवी ने के निशाने पर थे, उन्होंने निशाना बनाया, महमूद ने निशाना बनाया संपन्न मंदिरों को, जहां पे ज्यादा इनको धन मिलता था। जिस मंदिर में जो संपन्न मंदिर थे उन्हीं को महमूद गजनवी ने निशाना बनाया था, जिसमें गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। महमूद क्या करता था, मंदिरों से बहुत सारा धन लूटता था और लूट कर ले जाकर के गजनी चला जाता था, अफगान में गजनी ले जाता था। भारत से मंदिरों का लूटा हुआ धन जो गजनी ले गया महमूद, उस धन से अफगानिस्तान में एक वैभवशाली राजधानी का, गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण हुआ। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। युद्ध करने वाले राजाओं में, दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में, चहमान बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। और वे यानी कि चौहान अर्थात चहमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। ये चहमान अर्थात चौहान ने अपने राज्य के पश्चिमी और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण का क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से याद जानते हैं, वो चहमान शासक थे। और पृथ्वीराज तृतीय ये 1168 से 1192 ईस्वी तक इनका शासन था, पृथ्वीराज तृतीय का, अर्थात पृथ्वीराज चौहान का। चौहान वंश कह लीजिए या चहमान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल 1168 से लेकर 1192 तक था, जिसने अर्थात पृथ्वीराज तृतीय ने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। लेकिन दूसरे साल 1192 में उसी के हाथों यानी कि मोहम्मद गोरी के हाथों हार गया। 1191 में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया था और 1192 में, अगले ही साल 1192 में महमूद गजनवी से मोहम्मद गोरी से हार गया। चोल राज्य नजदीक से एक नज़र। चोल राज्य पर हम लोग एक नज़र डालते हैं, नजदीक से देखते हैं। उरैयूर से तंजावुर तक, उरैयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार, कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी के डेल्टा के क्षेत्र में, हम लोग कावेरी का डेल्टा भी देख लेते हैं। यह है कावेरी का डेल्टा, यहाँ पे है कावेरी का डेल्टा। यहाँ पे उरैयूर और मुट्रियार थे। कावेरी के डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। इस प्रांत में, कावेरी के डेल्टा के प्रांत में मुट्रियार नाम के एक प्रसिद्ध छोटे से परिवार की सत्ता थी और वो एक कांचीपुरम के पल्लव राजा के मातहत थे, अर्थात सामंत थे। कांचीपुरम के मातहत के सामंत थे मुट्रियार, जिनकी सत्ता यहाँ पर थी, जिनकी सत्ता यहाँ पर थी कावेरी के डेल्टा क्षेत्र में। वे क्या थे? कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या था? कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। उनके मातहत अर्थात सामंत थे, जिनकी यहाँ पे कावेरी के डेल्टा के क्षेत्र में सत्ता थी।
उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी का मंदिर बनवाया। मुटरियारों को क्या किया? उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय नाम था इनका, विजयालय थे, चोल वंशीय थे उरैयार हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है, ये है उरैयार। यहाँ पे चोल वंशीय शासक विजयालय नाम के थे। इन्होंने क्या किया? यहाँ पे शासन करने वाले मुटरियार को परास्त करके उस पर कब्जा कर लिया। और वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी का मंदिर बनाया। तंजावुर यहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा गया था तंजावुर शहर इन्होंने ही बनाया। उरैयार ने विजयालय जिनका नाम था, इन्होंने तंजावुर शहर बसाया और यहाँ पे निशुंभ सूदनी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे, जो इनके आने वाले उत्तराधिकारी जो आए विजयालय के, इन्होंने पड़ोसी इलाकों को जीता और उन इलाकों को अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में मिला लिया, जिससे इनका क्षेत्र और शक्ति दोनों ही बढ़ा। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन, दक्षिण के पांड्यन और उत्तर के पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और पांडवों की राजधानी मदुरै थी। यानी चोल के उत्तर में पड़ता था पल्लव और पांड्यन पड़ता था दक्षिण में। के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने क्या किया? इन पर अपना कब्जा जमा लिया, इनका राज्य अपने राज्य में मिला लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था है, 985 में राजा बना। राजराज प्रथम 985 में चोल वंश का राजा बना और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। राजराज प्रथम ने, जो चोल वंश के शासक थे, इन्होंने ज्यादातर चोल वंश के साम्राज्य का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया, यानी कि राजराज प्रथम ने चोल वंश के साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। और राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम, राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा, यानी कि अपने पिता के नीतियों को भी, राजराज प्रथम के भी नीतियों की को जारी रखा राजेंद्र प्रथम ने। और उसने अर्थात राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इस अभियान के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, यानी कि इस अभियान के लिए राजेंद्र प्रथम ने एक जल सेना भी बनाई थी। भव्य मंदिर और कांस्य प्रतिमाएं। राजराज और राजेंद्र प्रथम ये दोनों चोल शासक थे, चोल वंश के महान शासक थे। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम हम लोग देख लेते हैं। ये है, यहाँ पे तंजावुर है और यहाँ पे गंगईकोंड चोलपुरम है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। एक मंदिर का चित्र दिया गया है यहाँ पे, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिर का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, इसमें देखिए छत पतली होती गई है।
उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की प्रतिमाएं भी यहाँ लगाई गई हैं। ये देखिए, यहाँ पे पत्थर की प्रतिमाएं लगाई गई हैं, ये दिख रहा है। ये गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके काम करते थे। ये मंदिर जो बने थे ये अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे और इसमें शिल्प उत्पादन का काम होता था। शिल्प उत्पादन के ये केंद्र बने थे और यहाँ पे जो भूमि थी लोगों द्वारा दान दी गई भूमि से भी संपन्न हुई और इनकी उपज का निर्वाह इन मंदिरों में काम करने वाले या इनके आसपास रहने वाले लोगों को के निर्वाह के लिए इस जमीन का उपयोग किया जाता था। इसमें काम करने वाले थे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तकी इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल मंदिरों में सबसे विशिष्ट जो था वहाँ की थी कांस्य प्रतिमाएं। कांसे की प्रतिमाएं बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। चोल काल की जो कांस्य प्रतिमाएं थी वो सबसे उत्कृष्ट चोल प्रतिमाओं में गिनी जाती थी और कांस्य की बनाई जाती थी। ये मूर्तियां कांसा किससे बनाया जाता है? तांबा और टिन का। कांसा किससे बनता है? कांसा बनता है तांबा प्लस टिन। तांबा प्लस टिन से कांसा बना करके ये लोग कांसे की मूर्तियां बनाते थे जो बहुत ही मशहूर मूर्तियां थी। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कांसे की जो मूर्तियां बनाते थे चोल शासक, चोल राज्य के निवासी, वे ज्यादातर देवी देवताओं की ही मूर्तियां बनाते थे कांसे की, लेकिन कुछ भक्तों की भी मूर्तियां बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई की बात करें, चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग अभी देख चुके हैं। ये शाखाएं बार बार उलीचती हैं, बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का डेल्टा जो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कावेरी नदी कई छोटी छोटी धाराओं में, कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है और ये शाखाएं पानी उलीचती रहती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है और ये मिट्टी या चावल की खेती के लिए, मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत ही उत्तम खेती होती है, जिससे यहाँ पे चावल बहुत ही अच्छा उत्पादन होता था, जिससे यहाँ की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव आया, अर्थात सुधार आया। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उपजाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। यहाँ पे एक कांस्य मूर्ति दी गई है चोल शासकों की,
चोल साम्राज्य की एक कांस्य प्रतिमा दी गई है। यहाँ पे एक चोल कांस्य प्रतिमा कितनी सावधानी से के साथ उसे अलंकृत किया गया है। यहाँ पर एक जलाशय बनाया गया है, जलाशय का चित्र है। यहाँ पे स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों साथ साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई, यानी कि सिंचाई के लिए तालाब का निर्माण और इसमें श्रम जो लगा, इसमें राजा, शासक और गांव वालों ने मिलकर सहयोग दिया। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु में एक जलद्वार हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। प्रशासन का साम्राज्य हम लोग देखते हैं चोल वंश में प्रशासन का साम्राज्य कैसा था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियां उस समय उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, इन्हें सिंचित जमीन मिलने के कारण ये बहुत समृद्ध हो गए। इस तरह के गांव के समूह को, इस तरह के कई गांव के उर के कई समूहों को नाड़ू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाड़ू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंदवेलन अर्थात 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान नाम से संबोधित किया। सम्मान के रूप में इन्हें मुवेंदवेलन कहा। और अरैयार का अर्थ होता है प्रधान, जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद दिया। इन जो धनी भूस्वामी थे उनको चोल शासकों ने सम्मान के रूप में मुवेंदार और अरैयार उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे। भूमि के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। चोल शासन में भूमि के प्रकार कितने थे, कितने प्रकार की भूमि थी, कैसी भूमि थी। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लन वगाई एक भूमि थी जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को वेल्लन वगाई कहा जाता था उस समय चोल साम्राज्य में। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि होती थी वो सालाभोग कहलाती थी। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि देवदान या तिरुन मट्टकनी कहलाती थी। पलिचंदम जैन समुदायों को दान में दी गई भूमि पलिचंदम कहलाती थी। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमिदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों को समय समय पर हम लोगों ने देखा कि दक्षिण भारत में भूमिदान जिसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता था, ब्राह्मणों को समय समय पर प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कावेरी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेर सारी ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी कि ढेर सारी ब्राह्मण बस्तियां वहां पे आके बस गई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी और ये ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था और इनकी ब्रह्मदेव की देखभाल के लिए प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्माण शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय
कार्य संपादित करते थे। नगरों में रहने वाले नगरम के नाम से रहने वाले ज्ञात व्यापारियों के संग भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के काम, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता हासिल करने के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र में छोटे टुकड़े पर लिख दिए जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी कि इन सब कई समितियां होती थी। समितियों का सदस्य जो लोग बनना चाहते थे, जो योग्य थे, जो बनना चाहते थे इन समितियों का सदस्य, उनके नाम तालपत्रों के एक छोटे से टुकड़े पर लिख करके मिट्टी के बर्तन में रख दिया जाता था, और उनकी मिट्टी के बर्तनों से किसी छोटे बच्चे से छोटे लड़के से एक एक चिट्ठी निकलवाई जाती थी। जिनका नाम निकलता था उनके द्वारा उन्हें समिति का सदस्य बना लिया जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता में क्या क्या होना चाहिए, कौन सदस्य बन सकता है सभा की, ये उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता यहाँ दी गई है। सभा की सदस्यता के इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था। यानी सभा की सदस्यता जो लोग लेना चाहते हैं वो ऐसी भूमि के स्वामी होना चाहिए उनको जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों के जीवन इन राज्यों में कैसा था। साधारण मर्दों और औरतों का जीवन एक कैसा था, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण दिया गया है। पेरिया पूर्णम का 12वीं सदी का एक तमिल कृत है, उसमें एक उदाहरण दिया गया है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशे में लगे खेतियार मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए चल रहे थे। मारुदू पेड़ की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिसकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे से गड्ढे में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलैयार का बहुवचन है पुलैयार को दिन के काम पर जाने की हाक लगाते हुए भाग दे दी। धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। कुछ जोड़े बनाने के लिए दिया गया है यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर थे, तो गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान स्थान में थे। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट कहाँ थे, राष्ट्रकूटों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पश्चिमी दक्कन में राष्ट्रकूट थे। पाल कहाँ थे, पाल बंगाल में थे और चोल तमिलनाडु में इनका शासन था।
त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे 3 पक्ष कौन थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन से 3 पक्ष थे? गुर्जर प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे और पाल थे। यही 3 जो कन्नौज पर अपना अधिकार जमाने के लिए हमेशा लड़ाइयां लड़ते रहते थे। चोल साम्राज्य की सभा में किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? अभी हम लोगों ने पढ़ लिया चोल साम्राज्य का, यहाँ पे ये दिया गया है, ये दिया गया है सदस्य बनने के लिए क्या शर्तें थी। तो उसे किसी ऐसे जमीन का भूस्वामी होना चाहिए था जहां से कर वसूला जाता हो, उसके पास घर होना चाहिए, उसकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उसे प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और यदि उसने पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता और साथ ही साथ उसने अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसी ये सारी नियम थे चोल साम्राज्य में सभा की समिति का सदस्य बनने के लिए। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? 2 प्रमुख नगर चाहमान हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये दिल्ली और अजमेर, ये 2 प्रमुख नगर थे। इन्हीं के आसपास चाहमान वंशों का शासन था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। साथियों, यदि अभी तक आप पहली बार आए हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।